तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आज हमारा मेन मुद्दा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना। ये टेबल दोस्तों देखो, अभी तक हमने जो भी टेबल्स पढ़े थे, या यूं समझिए जो भी हमने क्लासिफिकेशंस जानी थी हिस्ट्री में, जो कि हमने स्टार्ट किया था आपके डॉबनियर ट्रेट से, और फिर हम न्यूलैंड पे मूव किए थे, और फिर हमने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल देखा था। दोस्तों ये तीनों के तीनों जो टेबल थे वो बेसिकली आपके देखिए डॉबनियर्स, ठीक है, उसके बाद आपका न्यूलैंड जी का और आपका मेंडलीफ का, ये तीनों के तीनों जो क्लासिफिकेशंस एलिमेंट्स की थी, ये बेसिकली स्टार्ट हो रही थी 19th सेंचुरी से, ठीक है। और ये आते आते मेंडलीफ जी का मोटा मोटा समझ के मानिए, आते आते दोस्तों 19 सेंचुरी के स्टार्ट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, रिकग्निशन मिलना, और आपके 1920 के एंड तक, सॉरी 19 सेंचुरी के एंड तक ये चीज निपट गई। उसके बाद दोस्तों जो सबसे लेटेस्ट जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको हमने का मतलब है कि साइंस कम्युनिटी ने जो कि एक्सेप्ट किया और अभी तक बरकरार है, वो है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या कई बार इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। ये पीरियोडिक टेबल बच्चे हमें हेनरी मॉसले साहब ने दिया था, और 20th सेंचुरी से ये शुरू हुआ, 20th सेंचुरी से, और आज हम लोग 21st सेंचुरी में, मतलब इकलौता एक ऐसा, आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, इकलौता वन ऑफ अ काइंड, ये मॉडर्न ये जो क्लासिफिकेशन की गई, वन ऑफ द परफेक्ट क्लासिफिकेशन, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं है ये, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन एक चीज आप लोग देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100 साल से ऊपर राज किया है। हम आज 2021 में ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। अरे 20 साल तो यहीं पर हो गया, 20% ऑफ द सेंचुरी तो 21st सेंचुरी का ही हो गया, और 20th सेंचुरी तो कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब 120 साल का मोटा मोटा आप मान के चलिए, 115 साल, 120 साल तक हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसने राज किया है। इसने अभी तक, इसको कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो इसको भी और बेहतर कर सके। और ये सोचिए, जरा सोच के देखिए कि एक ही सेंचुरी में 100 साल के अंदर 3 मेजर क्लासिफिकेशंस बदल गई, और यहां ये इकलौता 100 साल से ऊपर राज कर चुका है, आगे कर ही रहा है। क्या मतलब है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। शक्ल कुछ इस प्रकार से दिखती है दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मैसेज आ गया दीक्षित जी का, यस सर। ये देखिए, इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये शक्ल कुछ इस प्रकार की नजर आ रही होती है, ठीक है दोस्तों। और कितना कितना बढ़िया बढ़िया क्लासिफिकेशन है। देखिए ये ग्रीन कलर में आपको मेटल्स दिख रहे हैं, ये देखिए ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ये सारे के सारे जिन पे मैं ये लाइन खींच दिया हूं, ये सारे के सारे मेटल्स में काउंट हो रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल्स में काउंट हो रहे हैं दोस्तों। ये सारा का सारा जितना ये रेड लाइन जिन जिन एलिमेंटों के ऊपर गया, ये सब के सब मेटल्स में काउंट हो रहे हैं, ठीक है। इससे ऐसे समझो। और अगर मैं ब्लू की बात करूं तो ये देखो, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स में काउंट हो रहे हैं दोस्तों, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स में काउंट हो रहे हैं, जिन एलिमेंटों के ऊपर ये ब्लू चला गया, ठीक है। और मेटलॉइड, पिंक वाले आ रहा हूं ना बेटा, बता रहा हूं ना, मेटलॉइड्स, ये ऑरेंज पे आ जाओ, इस ऑरेंज लाइन को समझना, डीपी सर मेटलॉइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए ये जो पिंक वाला जो आपको नजर आ रहा है, जिनके ऊपर मेरा ये गया, देखा कितना खूबसूरत दिखता है ये, कितना अच्छा दिखता है। और सबसे बड़ी कमी जो आज तक दूर नहीं हो पाई, अपने हाइड्रोजन साहब एकदम पीरियोडिक टेबल से अलग ही रहते हैं ये, और शुरुआत से ही अलग रहते हैं। कारण क्या है, कई बार ये इस ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, और कई बार ये 17वें ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। मतलब ये कुछ सार्थक वाली कैटेगरी के हैं,
कि सार्थक कहीं बरकरार नहीं रहते हैं। सर जी मैं तो टाइम पे आऊंगा क्लास में, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन गायब। मतलब बात पे कामयाब नहीं रहना, बात पे कामयाब मतलब बातों पे अपने बरकरार नहीं रहना। हाइड्रोजन टाइप के हैं, कभी भागते हैं मेटल की प्रॉपर्टी शो मारने के लिए, कभी भागते हैं, ये पहला ग्रुप मेटल होता है बेसिकली, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। तो कभी इधर कभी उधर चक्कर ही चल रहा होता है इनका, जस्ट लाइक सार्थक। ठीक है, नो ऑफेंस इंटेंडेड। अरे यहाँ पे रेड नहीं गया, इधर भी है रेड। ठीक है, तो देखो इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखते हैं तो काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल ने करीब करीब 225 साल का, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, 225 साल का जर्नी कंप्लीट किया है इसने। डॉबर्नियर से लेके न्यूलैंड से लेके मेंडलीव साहब से लेके और फिर हेनरी मॉसले। ठीक है, ये अब तक का वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की गई है इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही आसान तरीके से आप लोगों को मालूम चल गया कि ये देखो मेटल इधर सारे मिल जाते हैं, नॉन मेटल इधर मिल जाते हैं, बीच में मेटलॉइड भी मिल जाते हैं। और तो और सबसे बड़ी बीमारी, जो सबसे बड़ी समस्या थी आपके मेंडलीव, दिमित्री आइनोविच मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी आइसोटोप्स का रोना, कि भाई आइसोटोप्स सेम एलिमेंट होते हैं, मासेस डिफरेंट होता है, सेम एलिमेंट होता है, मासेस डिफरेंट होता है, दूसरे शब्दों में सेम एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। यहां पे उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लिया था और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि यार वो क्यों नहीं इसको अलग अलग तरीके से, कई सारे सवाल उनके ऊपर फेंके गए, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं कर पाए, इस वजह से वो फेल हो गए थे। लेकिन ये आइसोटोप की जो समस्या है, हमारे हेनरी मॉसले साहब जी ने खूबसूरती के साथ उड़ा दिया, करके दिखा दिया। क्या इनका सब एटॉमिक नंबर पे है, मास को कोई टेंशन ही नहीं है, आइसोटोप की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसे कहते हैं ना, प्रॉब्लम को ही जड़ से निपटा देना। तो हेनरी मॉसले जी ने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का बेस लिया और इसके बिहाफ पे उन्होंने अरेंज कर दिया अपने सारे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है, प्लस इनके पीरियोडिक टेबल में कोई गैप्स नहीं है। अगर आप देख पा रहे होंगे, रुकिए दूसरा फोटो दिखाता हूं, अगर आप देख पा रहे होंगे इनके पीरियोडिक टेबल में, कहीं भी आ जाइए, इनके पीरियोडिक टेबल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको गैप्स नजर नहीं आएगा। तो जो सबसे बड़ी समस्याएं जो मेंडलीव जी के पीरियोडिक टेबल में थी ना, उन सबको शॉर्ट आउट, मेजरली उन सबको शॉर्ट आउट इन्होंने कर डाला। तब सार्थक ये बोल सकता है, या आप स्मार्टली आप ये मेरे से काउंटर कर सकते हैं, सर जी मेंडलीव भी तो हाइड्रोजन नहीं कर पाया, और जैसे कि आप कह रहे हैं मॉसले साहब भी नहीं कर पाए, तो फिर इतनी लंबी लंबी क्यों हाँक रहे हो? मैं बोल रहा हूं बेटा, मेजर सारे के सारे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स जो कि दिमित्री आइनोविच मेंडलीव के मॉडर्न दिमित्री आइनोविच मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से डिफाइन नहीं हो पा रहे थे, उसके मेजर क्वेश्चन का आंसर हमारे हेनरी मॉसले जी का टेबल दे रहा था। एम्प्टी स्पेसेस मिसिंग थी। ठीक है, आइसोटोप का रोना सॉल्व हो गया। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आया। ठीक है, और तो और कोई भी दो एलिमेंटों को एक शेल के अंदर नहीं रखा गया। ये एक बॉक्सेस के अंदर, कहीं आपको दिख रहे हैं दो एलिमेंट्स? नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि पहले के टेबलों में हुआ करते थे। तो काफी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो गया। अब जैसे एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपने एक 200 गज का प्लॉट खरीदा, अब आप वहां पे अपने लिए एक सुंदर सा अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, उसको अपना विजन समझाते हैं कि मैंने इतने मेरे को बेडरूम्स चाहिए, इतने मेरे को वॉशरूम्स चाहिए, ठीक है, इतने मेरे को मास्टर बेडरूम चाहिए, लॉबी चाहिए, स्टडी चाहिए, किचन चाहिए, ओपन किचन चाहिए कि क्लोज किचन चाहिए, ठीक है, वेंटिलेशन के पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, एसी डक्ट्स बनाने पड़ेंगे कि ऐसे ही चल जाएगा, शाफ्ट्स बनाने पड़ेंगे तो ऐसे ही चल जाएगा। ये सारी चीजें
आप अपने आर्किटेक्ट को बताते हैं। ये सारी चीजें सुनकर आर्किटेक्ट जो होता है एक मैप तैयार करता है और आप उस मैप को देखते हैं और फिर उसमें करेक्शन करते हैं। फिर आर्किटेक्ट दूसरा मैप दिखाता है उसके आपके करेक्शन के बिहाफ पे, फिर आप उसमें देखते हैं और फिर एक दो करेक्शन और करते हैं, एक और मैप फिर बनवाते हैं, एक और मैप बनाता है और अंत में आते आते 4 या 5 बार मैप्स बनते हैं और लास्ट में आपके मुताबिक सेटिस्फैक्टरी नक्शा आपके प्लॉट का तैयार हो जाता है और फिर कंस्ट्रक्शन चालू होती है। क्या ऐसा ही होता है ना दोस्तों? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो जब ऐसा होता है, ठीक यही चीज दोस्तों आपके जर्नी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की भी कुछ ऐसे ही रही है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपके समक्ष कि जो भी न्यू एलिमेंट्स आएंगे इसमें इजीली अटैच होने लगेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब इसकी जो कमियां दी गई हैं इसकी भी कमियां हैं। दिस इज नॉट द परफेक्ट पीरियोडिक टेबल, इसमें भी कमियां हैं। जैसे हाइड्रोजन का प्लेस डिफाइन नहीं है, जैसे ये देखो लैंथोनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स जो होते हैं इनकी ये देखो ना, आप लोग ये देखो 56 के बाद ये क्या आ गया 57 और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है 72। नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये देखो Yes, 57, ये 57 के बाद यहाँ अलग से 58 की सीरीज चालू करा दी और ये कहां तक गया है 71 तक गया है, फिर 72 की यहां से चालू करा दी। ये कमी है इसकी। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस टेबल। ठीक वैसे ही अगर आप नीचे देखें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 89 के बाद 104 पे आ गया है और ये सीरीज यहां से शुरू हो रही है। 89 के बाद 90 और ये रहा 103, उसके बाद 104 यहां से शुरू हो रही है। 104 ये देखो ना, ये रहा 104 आपका, ये रहा 72 आपका। तो इस भी टेबल में कमियां हैं। मेजर कमी तो यही 3 कमियां हैं कि सीरीज यहां पे टूट गई, इनको अलग रखा गया, इसके अलग रीजंस हैं। ठीक है, दिस इज नॉट द परफेक्ट टेबल, हाउएवर दिस इज द टेबल विच इज क्वाइट नियर टू द परफेक्ट वन। हो सकता है सार्थक जो अभी क्वेश्चन पूछ रहा था वो आगे चल के इससे भी बेहतरीन टेबल डिजाइन करें, क्लासिफिकेशन डिजाइन करें, जो कि इस टेबल का, हेनरी मॉसले साहब के पीरियोडिक टेबल का कमियों को दूर करे और ये हेनरी मॉसले पीरियोडिक टेबल की जगह सार्थक अरोड़ा पीरियोडिक टेबल कहलाए। पॉसिबल है, बिल्कुल है। ये क्यों पढ़ाया जाता है आप लोगों को? कि आपकी दिमाग की घंटियां बजे, इंटरेस्ट आए और आगे चल के आप दुनिया बदले। क्योंकि सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी जिसमें है दुनिया बदलने में वो बच्चे होते हैं। वो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर वाले को भी नहीं मालूम कि उसने क्या क्या डाल के भेज दिया आप में। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का एक लाइन बस बोलूंगा, ज्यादा नहीं। ऊपर वाला भी किसी से डरता है तो राक्षस और ये बाकी लोगों से नहीं, इंसानों से ही डरता है। क्योंकि इंसान ही सबसे ज्यादा प्रिय और सबसे ज्यादा खतरनाक, दोनों चीज साइमल्टेनियसली ऊपर वाले के लिए होंगे। अपार्ट फ्रॉम साइंस, स्पिरिचुअलिटी को ले रहे हैं तो वो क्यों? क्योंकि हम में ट्रिमेंडस एबिलिटी है, ट्रिमेंडस एबिलिटी। तो ये मत सोचिए दिस इज द एंड ऑफ द classification of elements. It is not, my friends. It has also lots of limitations and drawbacks that may be in the coming future will be sorted out. समझ रहे हैं सार्थक जी? और ये देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ाए बगैर मैंने आपको पढ़ा दिया इसकी लिमिटेशन क्या है, और आप लोग बहुत बहुत खूबसूरती के साथ इसको एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे। हाँ या ना बोलिए जल्दी से सारे बच्चों, एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस सर। यस सर। अभी हमने देख लिया उसकी कमियां पहले, ठीक है, कमियां देख लिया और ये जाना ही नहीं कि टेबल के अंदर क्या क्या घुसा हुआ है, क्या क्या उसकी खूबसूरती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ट्रिमेंडस एट्रीब्यूट्स हैं, उसके फीचर्स हैं। तो दोस्तों
अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सभी बच्चों मेरे ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अभी तक हमने, मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि बेसिकली लिमिटेशन क्या है। वो तो बातों बातों में निकल आया कि पहले लिमिटेशन ही पढ़ ली है, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन डिफाइंड नहीं है, लेंथोनाइड्स एंड एक्टोनाइड्स हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाले जो हैं, ये जो हम लोगों ने देखे थे, ठीक है, जिससे सीरीज में चेंजेस आ गए, मेजर चीज ये है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खूबसूरतियां, ऐसे फीचर्स जो कि इसको यूनिक बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं, और आज तक ये 100 सालों तक क्यों राज किया। बताया था ना मैंने आप लोगों को। ये देखिए 125 साल तक, अराउंड 125 ईयर्स तक, 120 ईयर्स रख लो, इस टेबल ने राज किया है साइंटिफिक कम्युनिटी में। पर इम्परफेक्ट होते हुए भी थोड़ा अजीब नहीं लगता कि मतलब 120 साल हो गया, 1.25 सेंचुरी गुजरने को है, और इस टेबल के अंदर भी अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है, अ सेंस ऑफ इनकरेक्टनेस आती है, ड्रॉबैक आती है। उसके एक्सक्यूज मी, उसके बावजूद इस पीरियोडिक टेबल ने, इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ने 120 साल तक राज कर लिया। साइंटिफिक कम्युनिटी वाले 120 सालों से इसको स्वीकार किए हुए हैं, एक्सेप्ट किए हुए हैं। थोड़ा अजीब नहीं लगता कि यार हम लोगों ने 120 साल में हमने इसकी जो भी कमियां हैं उसको हम दूर नहीं कर पाए। क्यों दीक्षित, शौर्य, यश, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिब, हर्षित साहब, नहीं लगता ऐसा? थोड़ा अजीब नहीं लगता यार? 125 साल हो गए, 10-5 साल नहीं हुए, 125 साल हो गए, 125 साल तक पहुंच रहे हैं अब। अजीब लगता है कि नहीं लगता? सच सच बताना। यस सर, लगता है। दीक्षित, 120 साल कम होता है क्या भाई? किसी के भी दिमाग में चीजें नहीं आई, किसी ने रिसर्च नहीं किया, या कोई इसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं किया, कुछ अजीब नहीं लगता दीक्षित? यस सर, अजीब लगता है। खुद सोचिए ना कि मैं मेरे बातों में दम है कि नहीं। चलिए, ये तो हुई, यहां तक तो हम बात कर चुके हैं। अब नई बातें सुनो। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जिसको हेनरी मॉसले जी ने दिया था, वो भी स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी की। तो दोस्तों, कुछ खूबसूरत चीजें हैं इसमें। सबसे पहले याद रखो, जो ऐसे इस तरीके से जो मूव हो रहे हैं, जिसको आप लोग रोज बोलते हो, रोज बोलते हो, ये कुल मिला के 7 रोज हैं इस टेबल के अंदर। और इसको दोस्तों, जो आप लोग कॉलम्स बोलते हो, क्यों इंग्लिश में कॉलम ही तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? गरिमा, यशिका, सार्थक, सैफ, साहिल, कॉलम ही बोलते यस हैं सर। ये? हाँ जी। ये कुल मिला के 18 कॉलम्स हैं। ये कुल मिला के दोस्तों 18 कॉलम्स हैं, और इन कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल की पहला फीचर, आपके पीरियोडिक टेबल की पहली फीचर, 7 रोज एंड 18 ग्रुप्स हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ग्रिड सिस्टम बनता है। देखिए 7 रोज आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, सातवां रो, और इसको पीरियड्स कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, पीरियड्स लिखा हुआ है। 18 ग्रुप्स होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 18 ग्रुप्स होते हैं। नजर दिलाते हैं आपको ग्रुप्स का। ये देखिए, पहला ग्रुप चलेगा, दूसरा ग्रुप चलेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। सर, जो सबसे नीचे 2 लाइनें हैं वो भी तो रोज होगी, मतलब जो कौन सा? ये इसकी, अच्छा, ये लेंथोनाइड्स एंड एक्टोनाइड्स की बात कर रहे हो ना? हाँ
नहीं बेटा, ये नहीं है, ये 7 तक यहीं पर है। ये देखो लैंथोनाइट जो है ना वो 7वें का ही हिस्सा है, ये दिखाया था ना, सॉरी छठे का ही हिस्सा है। ये देखो ना, छठे का ही हिस्सा है। 57 से 72 के बीच में ही तो आ रहा है ये, ठीक है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहे हैं सर। और ठीक वैसे ही मेरे प्यारे बच्चे, ये देख 89 से लेकर 104 के बीच में ही तो आ रहा है ये, 103 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। तो ये इन्हीं के पार्ट हैं, इन्हीं के पार्ट हैं मेरे बच्चों। तो कुल पहली चीज हमको क्या सीखने को मिली, क्या सीखने को मिली कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मॉसले साहब ने दिया है उसमें 7 रोज हैं जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, एंड 18 ग्रुप्स हैं जिसे जो 18 कॉलम्स हैं जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं। ये देखो ना, ग्रुप्स लिखा है ना, ग्रुप्स, ग्रुप नंबर्स दिख गया। इधर देखो, इधर ये पीरियड्स लिखा था। अगर इसमें ज्यादा हौच-पौच हो गया तो इसमें से देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये ग्रुप्स लिखे हैं 18 ग्रुप्स, और ये देखिए ये पीरियड्स आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज तो ये हमको सीखने को मिली। तो एक ग्रिड सिस्टम में, ये एक ग्रिड सिस्टम में हमारे मॉसले साहब ने एलिमेंट्स को रख दिया। अब बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, मेंडलीव साहब ने भी तो ग्रुप एंड पीरियड्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे दोस्तों? याद करो मेंडलीव साहब का, ये रहा मेंडलीव साहब का टेबल आपके सामने रखा हुआ है। ये देखिए 8 ग्रुप्स उन्होंने बनाए थे, ठीक है, 6 7 8 ग्रुप्स उन्होंने बनाए थे। और ये रहे आपके पीरियड्स, ये देखिए पीरियड्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पीरियड्स उन्होंने बनाए थे। ग्रुप्स इन्होंने मतलब ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट जो है वो मॉसले साहब ने, जहां तक हमको अंदर से फीलिंग आती है, उठा लिया। मेंडलीव, दिमित्री आइनोविच मेंडलीव जी का उठा लिया सीधा रोज एंड कॉलम वाला कॉन्सेप्ट, सो कॉल्ड पीरियड्स एंड ग्रुप्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद याद करो पीरियोडिक लॉ बाय मॉसले साहब। ये मॉसले, हेनरी मॉसले जी ने दिया था ये पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अगर हम एलिमेंटों को अरेंज करते हैं तो उनकी जो पीरियोडिसिटी जो आती है, जो फीचर्स, जो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो काफी हद तक जो एक दूसरे से मिलते जुलते जो फीचर्स उभर कर आते हैं दोस्तों, दे ऑल आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये हमारे मॉसले साहब बोल दिए, और वही चीज हमारे मेंडलीव साहब बोले थे, सिर्फ उन्होंने एक वर्ड मिसअप कर दिया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास कर दिया था। अगर आज की डेट में अगर वो कर दिए होते तो बात कुछ अलग ही हो जाती, शायद मॉसले जी को इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती बात नंबर 2, पहला पीरियड्स एंड ये वाला, और दूसरा काफी हद तक दोस्तों हम 2 चीजों का इस टेबल को देखकर पता कर सकते हैं। 2 चीजों का, पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ शेल्स, टोटल नंबर्स ऑफ शेल्स। एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं, कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है टोटल शेल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है ये? तो इसकी जानकारी मैं थोड़ा बता देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया और शेल का क्या मतलब हो गया। एक एग्जाम्पल देखो, मान लो एक एटम बनाया मैंने, ये मैंने एक एटम बनाया, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाले जो पोर्शन है, ये ब्लैक वाले, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं। कुल मिला के कितने शेल्स हैं इसके अंदर? गरिमा बताइए कितने शेल्स हैं इसके अंदर? सर 2 शेल्स हैं। इसमें 2 शेल्स हैं, मतलब ये 2 रिंग्स हैं जिसको डिस्क्रीट एनर्जी सेल्स कहते हैं। और गरिमा जी बताएंगी फिर से कि गरिमा जी इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल, आउटर
मोस्ट शेल, जिसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मुझे बताएंगी गरिमा जी मुझे बताएंगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अर्थात आउटर मोस्ट शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं गरिमा जी? सर 2 हैं। दो हैं। ये देख, 1 2 3 है ना? हाँ सर 3 है। आउटर मोस्ट शेल में 3 है ना बेटा, ऐसा मत करो। हाँ सर 3 है 3 है। 3 है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है और शेल्स कुल मिला के 2 हैं, तो टेक्निकली इतने इंफॉर्मेशन से हम इस एलिमेंट को यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेबल के अंदर। वाइसी वर्सा, इस टेबल की मदद से एलिमेंट की कुंडली भी निकाल सकते हैं। दोनों चीज हम कर सकते हैं। अब बोलोगे वो कैसे? मैं बताता हूं। देखिए, इन्होंने बोला है कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। 2 शेल्स हैं। तो ये पीरियड्स बेसिकली दोस्तों आपको शेल्स की तरह दर्शाता है। तो पहला दूसरा ये रहा, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, वैसे इसमें हम लगा रहे हैं। यूं समझ लो, इसको समझ लो, शेल्स जो हैं वो पीरियड्स को दर्शा रही हैं, जिसे हम ऐसे समझ लीजिए आप वाई एक्सिस है आपका, ये सॉरी एक्स एक्सिस बोलेंगे ना, ऐसे ऐसे जाता है ना, ये ऐसे ऐसे जाता है, एक्स एक्सिस बोलेंगे। एक मिनट, ये कुछ एक्स एक्सिस की तरह काम करेगा, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? ये कुछ वाई एक्सिस की तरह काम करेगा। आइए अभी आपको जादू दिखाते हैं। मैंने बोला शेल 2 है, तो ये रहा, दूसरे शेल पे गोला मार दो। मतलब ये एलिमेंट, ये जिस एलिमेंट की मैंने कुंडली यहाँ पे बना, ये जो एटम जो मैंने बनाया है, ये जो एटम जो मैंने बनाया है दोस्तों, ये इसी में से कोई एक होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब कैसे मालूम चलेगा? देखो, ये इधर गया, इधर इधर, इन्हीं में से कोई एक एलिमेंट है जिसका मैंने डायग्राम ऊपर बना रखा है। अब ये कैसे पता चलेगा? 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3, 1 2 3, कहां गया 3? 1 2 3 4 5। आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 3 थे ना? तो ये एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये वाला बताएगा। बोरॉन, ये देखो 1 2, इसके लिए यहाँ पे आ जाओ, ये आएगा, क्योंकि 2 ही शेल के अंदर कहानी खत्म हुई है। बोरॉन ये एटम रहेगा, बोरॉन ये एटम रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके जरा देखते हैं, रुकिए, और भी बने हुए हैं यहाँ पे। एक और एटम करते हैं, आइए। एक शेल मान लीजिए, थोड़ा हैवी शेल्स लेते हैं, शेल नंबर 5 ले लो, ठीक है। एक मिनट रुको, शेल नंबर 5 ले लो, ज्यादा हैवी हो जाएगा। शेल नंबर 4 ले लेते हैं, आइए शेल नंबर 4 ले लेते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। तो पहले इसका एटम बनाते हैं। तो ये एटम की शक्ल कुछ ऐसे दिखेगी। आप लोगों ने 9th में एटम्स खूब बनाए हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 7 8, तीसरे में भी 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4 शेल 2 इलेक्ट्रॉन। ये आ जाओ, देखो चौथा शेल 1 2 3 4, चौथा शेल, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अर्थात कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने भी हैं आउटर मोस्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये वाला, ये जो है ये कैल्शियम का बना है, खुद भी पढ़कर देखो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम बेसिकली ये कैल्शियम एटम है। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ शेल से, यहां पे लिखा था ना खूबसूरती बात,
नंबर ऑफ शेल से दोस्तों, नंबर ऑफ शेल से ये लिखा हुआ देखो, नंबर ऑफ शेल से आपका पीरियड्स का पता चल जाता है, या पीरियड से शेल्स का पता चल जाता है, वाइसी वर्सा कह लो। और दूसरी चीज ग्रुप की जो गेम है, ग्रुप की जो गेम है, जो पोजिशनिंग है दोस्तों, उसकी मदद से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता कर सकते हैं कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तभी तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि कभी कभार जब हम 9th क्लास में किसी एलिमेंटों का, जब कभी भी आपके लिए किसी एलिमेंट का अगर आप लोग मुझसे पूछते थे कि वैलेंसी का मतलब कितना, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो जैसे ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते थे तो बता देते थे। जैसे कि ये मान लीजिए, ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इन सब की वैलेंसी 1 है, इन सब की वैलेंसी 1 है क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप देख लीजिएगा, पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 मिलेगी, सोडियम की भी 1 मिलेगी, लिथियम की भी 1 मिलेगी, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबकी वैलेंसी 1 मिलेगी। वैसे यहाँ पे नेगेटिव में ये आपकी 17th में आपके सारे के सारे 1 वैलेंसीज मिलेगी। तो हम लोग वैलेंसी निकाल लेते हैं, तुरंत टेबल को देखते ही मालूम चल जाता है, ठीक है, इजिली डिटेक्टेबल होती हैं और इन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी मिलेगी। आप देख लीजिए, ये सब मेटल्स हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी नीचे की तरफ इंक्रीज होती जाती है। खैर अभी बात करते हैं इसके बारे में। ये पहली थी, ये तीसरी पॉइंट। क्या सभी बच्चों को तीसरा पॉइंट समझ में आया? शेल और पीरियड्स हमें कुछ चीख चीख कर कहते हैं अपने बारे में, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें चीख चीख कर कहते हैं। पीरियड्स और ग्रुप्स हमें इंडिकेशंस देते हैं कि मैं ऐसा हूं, मेरे पास इतने शेल्स होंगे, मेरे पास ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगी। आप लोगों को एक बहुत ऑसम चीज बताऊं दोस्तों, एक बहुत ऑसम चीज बताऊं, इसमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है। देखो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है 9th क्लास तक? आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों ने 9th क्लास तक क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा था जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहते थे। आप लोगों ने पढ़ा था दोस्तों रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था नील बोर मॉडल, और यहाँ पे कहानी खत्म कर दी थी। नील बोर को काफी हद तक सपोर्ट कर रहा होता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेकिन मेजरली अगर हम बोले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर नील बोर की फॉलो नहीं कर रहा होता है। मेजरली कह रहा हूं, मेजरली फॉलो नहीं करता है, वो फॉलो करता है श्रोडिंगर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट है। आप लोग वैलेंसी ऐसे नहीं निकालते हो जो 9th में आप लोगों को सिखा दिया, उतने से कहानी खत्म हो गई, ऐसे नहीं है दोस्तों। ऑर्बिटल्स की मदद से आपको वैलेंसीज निकाला जाता है। ऑर्बिटल्स के नाम है s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल्स। ये 4 बेसिक ऑर्बिटल्स हैं जिसकी मदद से एटॉमिक स्ट्रक्चर की बिहेवियर का पता चलता है कि उसका कैसा स्ट्रक्चर है। उस लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल को फॉलो करता है आपका हेनरी मॉसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मजे की बात सुनिए, क्लास 11th में और क्लास 12th में केमिस्ट्री के अंदर आप लोग आपको ऐसी फीलिंग आएगी, यार मैंने पूरे साल 11th क्लास में केमिस्ट्री में सिर्फ 40% से ज्यादा मैंने सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बारे में ही पढ़ा। 40% केमिस्ट्री आपकी पीरियोडिक टेबल पर है, एस और पी के ऊपर पढ़ लिया। फिर 12th में आओगे तो एक बात कह रहा हूं, डी और एफ के बारे में पढ़ लोगे। 40% केमिस्ट्री में खाली यही डिस्कशन चल रही होगी। देखो केमिस्ट्री 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी ना आगे चल के, एक ऑर्गेनिक में बढ़ जाएगी, एक इनऑर्गेनिक में बढ़ जाएगी। इनऑर्गेनिक में खाली आप लोग पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे होगे, उसी का बिहेवियर, उसी का अरेंजमेंट को ही, उसी के फीचर्स को, उसकी खूबसूरती को ही जानते जाओगे। 10वीं 11वीं 12वीं अगले 3 साल तक आपका पीरियोडिक टेबल पे ही केमिस्ट्री के डंके बजेंगे। स्टार्ट हो गया है आपका पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया गया है आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देना। अभी तक मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत बेसिक आउटलाइन समझा रहा हूं, क्योंकि डिटेल जो है ना 11th 12th में आप सीखोगे। आपको 11th 12th में मालूम चलेगा कि 9th एंड 10th में जितना मेजर टॉपिक पढ़ा है सब बकवास है। रियल टॉपिक तो यहां छुपे थे।
इनको पढ़ाने के लिए हमको 9वीं 10वीं के पाठ पढ़ाए गए, ऐसा फीलिंग आएगी। हाँ, बोर्ड्स में नंबर चाहिए तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने, एक बार क्विक रिवाइज कर रहा हूं, अभी तक हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या खूबसूरत बातें को देखा। पहला, ग्रुप एंड पीरियड का कॉन्सेप्ट देखा कि द होल पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स। rows, this horizontal rows are known as to be the periods and the columns are known to be the group। पहला चीज ये देखा। दूसरा चीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि जो वैलेंसी जो है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, वो हम नंबर ऑफ पीरियड्स और ग्रुप की मदद से हमको चीख चीख कर वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि मेरे अंदर इतने शेल्स हैं। एटम बोल रहा होता है टेबल की मदद से, मेरे अंदर इतने शेल्स हैं, मेरे अंदर इतने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी आप निकाल लो, इंडिकेट कर रहा होता है। तो इनके इंडिकेशन से हम क्विक एक झटके में देखकर बता पाते हैं कि किसी भी एटम का कैसा कैसा वैलेंसी होगी। दूसरी चीज ये हमने देखी। तीसरी चीज हमने ये देखा दोस्तों कि जो ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया गया हुआ है सारे एलिमेंट्स को, है ना दोस्तों। अब आइए अब आगे देखते हैं, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी सुनिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड, ये बोलते हैं पीरियोडिक टेबल का राइट साइड। स्क्रीन पे भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा आपके हाथ के द्वारा, ये देखो मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ ही हाइड्रोजन वाला तरफ और इधर हीलियम वाला तरफ में राइट हैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? डायरेक्शन मालूम चल गया, लेफ्ट एंड राइट? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं दोस्तों पीरियोडिक टेबल में, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी रीजन भी समझाएंगे। नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उल्टा ले लीजिए, जब राइट से लेफ्ट की तरफ आप आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं। अब जरा इनका रीजन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों सीन क्या होता है, इस एलिमेंट को इस ऐसा समझाता हूं, रुको और बेहतर लगेगा आपको। फोर्थ पीरियड को उठाया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस येलो वाले पोर्शन को। तो ये था आपका लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये था राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 4 का मतलब क्या है जानते हो? इसमें अगर मैं ये बनाऊं, जरा ध्यान देना, 1 2 3 4, ये मैंने 4 बना दिया अभी। तो ये देखो सब में 4 शेल्स हैं, इसमें भी 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 4 शेल्स हैं, ठीक है, सब में 4 शेल्स हैं। एक काम करता हूं, इसको हटा ही देता हूं, ये 3 4 में समझा देता हूं। रुको, अब सब लोग फिट बैठ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सब में 4 4 शेल्स हैं, ठीक है, और सबका साइज सेम है। ये मैंने इसलिए बनाया था ताकि ये लोग फिट हो जाएं, मेरे स्लाइड के ऊपर फिट हो जाएं। रुको थोड़ा बड़ा कर दूंगा, इतने में एक्सप्लेन कर दूंगा, रुको होल्ड करो। ये लो, अब तो लमसम बराबर दिख रहे हैं ना। तो ये 4 एलिमेंट्स मैंने ले लिया। मान लो ये पहला पोटेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कैल्शियम को, तीसरा स्कैंडियम को, चौथा आपका टाइटेनियम को, ठीक है। शेल सब में 4 4 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बदलते जाएंगे। पहले शेल में, मतलब ये पहले वाले में आउटर मोस्ट में 1 होगा, दूसरे वाले में आउटर मोस्ट में 2 होगा, तीसरे वाले में आउटर मोस्ट में 3 होगा, और इधर 4 होने की संभावनाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 तक ही रहने दो, इतने से ही समझो, क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट करना।
एंड सो ऑन, ऐसे ही ट्रेंड बढ़ता जाएगा। एक चीज देखिएगा दोस्तों, क्या आप लोग सच सच बताओ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? एनर्जी वाइज अगर हम बात करें, जल्दी से बताइए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन को लेकर इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना आसान है? जल्दी बताइए कौन सा है? सर बाहर निकालना। एक बाहर निकालना। जी, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 हो जाती है। यहां की बात करें अब, एक निकालने में कम एनर्जी लगती है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, जल्दी से निकल जाएगा, क्योंकि निकलने में ज्यादा एनर्जी नहीं लग रही है। यहां पे देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी की मात्रा लगेगी एज कंपेयर टू 1 के। सिमिलरली यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जैसे ही मैं इस तरफ बढ़ता जाता हूं, इस तरफ बढ़ता जाता हूं दोस्तों, और देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना वो मेटल्स होते हैं, ये तो हमको बचपन से मालूम है। जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, आउट करते हैं, OUT आउट करते हैं, वो मेटल्स होते हैं। तो यहां देखो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं, बच्चों ध्यान देना प्लीज प्लीज, जब हम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं दोस्तों, तो एनर्जी की मात्रा बढ़ती जा रही है। देखो पहले एक को ही लगाना पड़ता था, अब हमको 2 को, तो इसमें 2 में ज्यादा एनर्जी लगती है निकालने में, निकलेंगे सारे ही, इसमें 3 को निकालने में, क्योंकि 5 को भेजना, अंदर भेजना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू 3 को बाहर निकालना। इसमें 6 को अंदर भेजना मुश्किल है एज कंपेयर टू 2 को बाहर निकालना। इसमें 7 को अंदर भेजना मुश्किल है एज कंपेयर टू 1 को बाहर निकालना, एनर्जी वाइज अगर हम बात करें। और अगर हम इसमें कंपेयर करें, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में मान लो, एक बात कह रहा हूं, 10 जूल्स लगते हैं, तो 2 को अप्रोक्सीमेटली 18 या 20 जूल्स लगेंगे, 3 को 25 से लेके 30 जूल्स तक लग जाएंगे एनर्जी निकालने में, या शायद 30 से, वैसे 30 से ऊपर चला जा सकता है। तो एनर्जी की मात्रा बढ़ती जाएगी, दैट मींस ये लोग ज्यादा स्टेबल होने लगेंगे। अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर मूव करें मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हुए, तो मेटालिसिटी वहां ज्यादा स्टेबल होने लगती है, और इस तरफ लेफ्ट की तरफ हाईली रिएक्टिव मिल रहे होते हैं। सारा गेम है एनर्जी का। क्या बच्चों आपको मालूम चला मेटालिक कैरेक्टर क्यों मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम जाते हैं तो वो डिक्रीज हो रही होती है? ठीक है, या यूं समझिए कि लेफ्ट साइड में मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देता है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड में। और ठीक इसका वाइसी वर्सा अगर आप नॉन मेटालिक की अगर आप बात करेंगे और मेटालिक की बात करेंगे, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है दोनों में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन को लेने या देने में आसानी पड़ रही है। अगर आप लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को देने में मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि लेफ्ट में ना हाईएस्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स पड़े रहेंगे। और जैसे मतलब कहने का क्या शॉर्टकट है, यूं समझो, एग्जांपल से समझो, पोटेशियम इज वेरी वेरी फार रिएक्टिव देन कैल्शियम, calcium is quite reactive than scandium, scandium is quite reactive than titanium, अर्थात scandium shows more metallic character as compared to दोस्तों आपका titanium, potassium shows forest। इस पूरे के पूरे पीरियड में ना, इस पूरे के पूरे पीरियड में पोटेशियम इज द हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल, इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। और इसके अंदर इसी ग्रुप में बच्चों क्रिप्टॉन तो वैसे इतना ही लल्लू पंजू हो जाता है कि नोबल बन जाता है, तो मेटालिक कैरेक्टर तो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? सारा गेम है इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना या रिसीव करना। किक आउट करने की जब बात करेंगे आप तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे, क्योंकि मेटल्स गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स टेक इलेक्ट्रॉन्स। बस गिव और टेक का ही कॉन्सेप्ट आपने बताना है एज फार एज द एनर्जी आर कंसर्न, और आप मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसको नहीं आई प्लीज बताओ। यस सर, यस सर आ गई। भैया साहब, जब कभी भी हम मेटालिक और नॉन मेटालिक की बात करते हैं तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। भाई देना आसान है कि लेना आसान है? इलेक्ट्रॉन देना वाली बात करते हैं तो मेटालिक घंटी बजनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। लेने की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेने की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की बात करते हैं तो नॉन मेटालिक की घंटी बजनी चाहिए दिमाग में। समझ में आया?
समझ में आया दोस्तों? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एक्सीलेंट। तो ये खूबसूरती नंबर 4 था या 5 था, जो भी जितना भी मैं बता रहा हूं। अगली खूबसूरती देखें इनकी, एटॉमिक साइज की बात करते हैं। एटॉमिक साइज की बात करते हैं दोस्तों। ये लेफ्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये राइट है आपका पीरियोडिक टेबल का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि जब कभी भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो एटम में श्रिंकेज आती है। एटम्स श्रिंकेज, SHRINKG, श्रिंकेज, छोटा होने लगता है। लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो एटम का साइज माइन्यूट लेवल पे, अब आप बोलोगे कितना फनी बात कर रहे हो डीपी सर, एटम इटसेल्फ आर माइन्यूट, अब माइन्यूट पे, हाँ तो समझो सुपर माइन्यूट। अगर लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो एटम का साइज माइन्यूट, सुपर माइन्यूट लेवल पे छोटा होने लगता है, अर्थात साइज डिक्रीज करता है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप उल्टा मारो, राइट टू लेफ्ट अगर आप जाते हो, राइट टू लेफ्ट अगर आप जाते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो एटम साइज SIZ इंक्रीजेस, माइन्यूट लेवल पे, हल्के लेवल पे साइज इंक्रीज हो रहा होता है। कहने का मतलब अगर आप पोटेशियम का साइज लें और आप क्रिप्टन का साइज लें तो क्रिप्टन काफी छोटा होगा, पोटेशियम क्रिप्टन के मुकाबले काफी बड़ा होगा। लेकिन जादू मालूम है क्या है? जादू क्या है? इन दोनों ही एटम्स में 4 शेल्स हैं, शेल 4 ही हैं दोनों में, लेकिन साइज में छोटा बड़ा का अंतर पड़ गया। बड़ा ही कॉमन सेंस से आप इसको आंसर कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेम शेल में, ये वाला देखो ना, पहले में क्या था, ये देखो एक ही इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब शेल तो सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मेरे प्यारे बच्चों द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन द न्यूक्लियस बढ़ने लगता है। अर्थात पहले मान लो इसमें जितना भी प्रोटॉन्स था, इसमें मान लो P प्रोटॉन था तो इसमें P+1 होगा, एक प्रोटॉन फालतू होगा, तभी तो ये एकोमोडेट करेगा इसको। इसमें P+2 प्रोटॉन्स होंगे, मतलब पॉजिटिविटी इसमें बढ़ती जाती है। तो इससे क्या होता है, हल्का हल्का श्रिंकेज आता है। श्रिंकेज समझते हो? साइज छोटा होना। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो साइज छोटा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल, मालूम है आप लोगों को बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? आंसर, व्हाई इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज, from left to right size decreases, however the number of shells are same. तो आप बोलोगे it is due to the increase in the number of proton in the nucleus, due to which the positivity of the atom increases, or the force of positivity increases, hence it shrinks the atom at a bit of very small level. It shrinks the atom. यश, यशिका, गरिमा, सार्थक, सैफ, साहिल, क्या सारे बच्चों को साइज के बारे में मालूम चला दोस्तों? क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके, यही चीज ना उल्टा होने लगती है। ये देखो, अगर मैं, ये तो हुआ लेफ्ट टू राइट वाली बात हुई। अब टॉप टू बॉटम का गेम खेलते हैं। आइए दोस्तों, टॉप टू बॉटम का गेम खेलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, हैं? इसको मान लीजिए टॉप, इसको मान लीजिए बॉटम। देखो, टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो एटॉमिक साइज जो है बेटा बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। खुद सोचो ना, पहले में एक ही शेल था, दूसरे में 2 शेल हो गया, तीसरे में 3 शेल हो गया, चौथे में 4 शेल हो गया। तो जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों? Yes, sir. इसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ने लगता है। और अगर मैं यही चीज टॉप टू बॉटम की, कहां गया, इसी में बता दूं क्या, यही चीज अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, ये फिर से देखना, ठीक है?
टॉप टू बॉटम की अगर मैं बात करूं, ऊपर से नीचे की तरफ अगर मैं आ रहा हूं तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, मतलब मेटालिसिटी की बात करूं, क्योंकि इस तरफ तो मेटल्स हैं, इस तरफ तो मेटल्स हैं ज्यादा, इस तरफ नॉन मेटल्स हैं, है ना। तो रिएक्टिविटी चाहे मेटल की बात हो चाहे ये नॉन मेटल की बात हो, टॉप टू बॉटम जैसे ही आप मूव करते हो ना, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, चाहे वो मेटालिक की हो चाहे वो नॉन मेटालिक की हो, दोनों की रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्वेश्चन उठेगा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इन करना, इलेक्ट्रॉन को, इस केस में इलेक्ट्रॉन को इन करना मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने में कम एनर्जी लगती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देने में बहुत ही कम एनर्जी लगती है कि ये आराम से दे देता है। तो ये आराम से दे देता है, ये आराम से ले लेता है डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप। तो इस वजह से इन लोगों की रिएक्टिविटीज जो हैं वो इंक्रीज करती हैं टॉप टू बॉटम। अपोजिट बॉटम टू टॉप लेस होंगी, लेस रिएक्टिविटी आएगा। ठीक वैसे ही इसमें जो साइज में आपने बताया, टॉप टू बॉटम अगर इंक्रीज कर रही है तो बॉटम टू टॉप आपका डिक्रीज करेगी। सेम रीजंस, उसी को रीजन में आप लोग लिखोगे। तो ये चारों चीजें ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चारों चीजें, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है मालूम होना चाहिए। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, बॉटम टू टॉप क्या हो रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट तो बताने हैं, साइज और रिएक्टिविटी का। मेटालिक प्रॉपर्टीज, रिएक्टिविटी को ना कई बार प्रॉपर्टीज भी बोल देते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टीज बोलो। भाई मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब मेटालिक रिएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं यूजुअली एट अ ब्रॉडर सेंस। सो दिस इज मच। और दोस्तों यहाँ पे आपकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है मोटा मोटा, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है। इस चैप्टर में जिस बच्चे को हीरो बनना है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज अपने जिंदगी से 20 मिनट निकालो, आज अपने जिंदगी से 20 मिनट निकालो, एकदम एकांत में बैठ जाओ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए भाई, एकांत में बैठ जाओ, ठीक है। और बुक खोलो, तमीज से, एकदम तमीज से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, तमीज से 2 बार रीडिंग कर लो। आपको मेरी सारी बातों का सेंस और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बनने लगेगा और आपको फीलिंग आने लगेगा, वाओ इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया, अब सीखने को मिला है। अभी अभी वो कहते हैं ना, मैंने आग सुलगा दी है। रीडिंग जैसी करोगे ना, तुरंत पेट्रोल आएगा और 1 नंबर का खूबसूरत फ्लेम उठेगा, वो ज्ञान का उजाला फैला देगा आपके अंदर। With this note, I hope everyone is going to read tonight, and I will see you guys tomorrow. Till then, take care. God bless you all.